अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं जाता। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाके क्वेश्चन शुरू कर दूं तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आने वाले। इसलिए जो एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने हैं, हम पहले उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझते हैं और देन एक्सरसाइज पे जाएंगे। इंशाअल्लाह सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें देखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन या कार्टेशियन पढ़ लें, ये प्रोडक्ट क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले आपने 8 क्लास में या 8 क्लास में मैंने भी पढ़ाया है स्टूडेंट्स को। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी दो नंबर, एक नंबर एक्स कह लें, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, कॉमा एक वाई कह लें। ठीक है, ये एक पेयर बन गया दो नंबरों का। इनको इस तरह पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिख देना, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पहला एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट को। अगर ऑर्डर्ड पेयर क्लियर है तो अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, आइए इसको डिफाइन करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देखें स्टूडेंट्स, कोई से दो सेट आपने ले लेने हैं, वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर एम्प्टी होंगे तो फिर वो आगे इस पे ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये नॉन एम्प्टी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। याद रखिए, एक्स को वाई ऑर्डर पेयर का सेट होता है जिनमें जो एक्स एलिमेंट है ना पहला, वो पहले सेट का मेंबर होता है, बिलोंग करता है। जो वाई होता है उस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट, दूसरा नंबर, वो दूसरे सेट का होता है। और मैथमेटिकली इसको यूँ डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी या ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें आते हैं ऐसे एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स ए से बिलोंग करेगा और वाई बी से बिलोंग करेगा। स्टूडेंट्स, इस बात को हजम करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक सेट हमारे पास ए है, ओके, इसमें 1 और 2 एलिमेंट मैंने रखे हैं। एक सेट बी है जिसमें ए और बी एलिमेंट्स रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करूँ। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, अच्छा ये तो थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट इधर लिखा हुआ ना, एक स्टेप इधर बना देता हूँ। मैं क्या करूँगा, ए क्रॉस बी लिखूँगा। तो पहले ए है तो ए की वैल्यू लिख लो, जिसमें है हमारे पास नंबर 1 और 2। ठीक है, इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है बी के साथ, और बी में हमारे पास है ए कोमा बी। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, कैसे लेते हैं हम? ऐसे ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, हम इसका 1 फिक्स कर देंगे, उसके साथ एक बार ए का पेयर बना लेंगे तो 1 कोमा ए बन गया। फिर 1 को फिक्स करके एक बार बी लिख लेंगे तो 1 कोमा बी बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब की बार हम इस 2 को फिक्स करके एक बार ए लिख लेंगे तो 2 कोमा ए, और इस 2 को फिक्स करके एक बार बी लिख लेंगे तो 2 कोमा बी। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब जो आपने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया स्टूडेंट्स, इसको गौर से देखें। इसका जो पहला एलिमेंट है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और इसमें पहला है 2 2, यानी 1 और 2 पहला एलिमेंट आ रहा है। देखें क्या ये सेट ए से नहीं है? ज़ाहिर सी बात है ना। और दूसरा देखें, ए बी, तो ए बी कहाँ से आ रहे हैं? बी में। यही डेफिनेशन है। इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में जिनमें से पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है और दूसरा दूसरे सेट का होता है। उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन आपने अच्छे से समझ ली होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? आपने सब सेट पढ़ा हुआ। सब सेट का वर्ड ही छोटे सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी सेट का छोटा सेट। अब छोटा कैसे होगा? जैसे मैं कहूँ ये ए में 1 और 2 एलिमेंट हैं, इसका सब सेट बनाएं। देखें 1 और 2 दोनों लूँगा, वो तो सब सेट हर एक अपना सेट होता ही है, लेकिन वो इम्प्रॉपर। मैं क्या करूँगा, एक बार मैं 1 उठा लूँगा, उससे कम, ये प्रॉपर सब सेट मान रहा है ना। एक बार 2 उठा लूँगा तो ये ए के क्या हो गए, सब सेट हो गए। तो जो बाइनरी रिलेशन होता है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, उसका सबसेट होता है। तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन।
और सिंपली रिलेशन भी आप कह सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, सेट ए से बी तक का एक रिलेशन है। यूजुअली जो नोटेशन होता है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी, ए में है 1 और 2, बी में है 3 और 4। जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स, इसमें आएंगे 4 एलिमेंट आंसर, जैसे इधर हमने बनाया था। वो पहले 1 का पेयर आ जाएगा 3 के साथ, डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, हमने एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा नहीं है। फिर 1 का 4 के साथ, अब 2 का 3 के साथ, सही है, और फिर 2 का 4 के साथ। ये ए क्रॉस बी में आएगा, यानी ए क्रॉस बी का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो सेट के अंदर लिख देता हूँ, ये टोटल बनेगा। अब इसमें कुछ उठा लो, एक रिलेशन बन जाएगा, सब सेट ही बनाना है ना। तो इसमें 4 एलिमेंट्स आए हैं, मैं एक 1 और 3 उठा लेता हूँ, एक 2 और 4 उठा लेता हूँ, तो ये एक रिलेशन बन गया है। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वेयर आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। याद रखिएगा, ये इस तरह है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 2 और डेफिनेशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी यूज़ होनी है। जो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आपने पढ़ लिया कि ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इसकी डोमेन क्या है, एक्चुअली डोमेन होती है जो रिलेशन में ऑर्डर पे आ जाते हैं उनका पहला एलिमेंट उठा दो और एक सेट में रख दो, तो वो होती है डोमेन। इस ठीक है, यही मैंने लिखा हुआ है, आप इधर देख लें। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम अ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज नोटेड बाय डी डोम आर, यानी इसको पढ़ते हैं डोमेन आर। शॉर्ट लिखने का ये तरीका होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आर हमारे पास कोई भी रिलेशन है, कहाँ से आया है ये छोड़े, आपने बस डोमेन समझनी है। अब इसका पहला एलिमेंट देख लें, ऑर्डर पेयर का 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है। देखो स्टूडेंट 1 दो बार आया है, लेकिन हम क्या करते हैं सेट की डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अब 2 बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख लूंगा, इधर से 2 लिख दूंगा और 3 लिख दूंगा, तो डोमेन इसकी बन गई 2 3। अब रेंज क्या है स्टूडेंट्स, तो वो सेम डेफिनेशन है, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। इसमें क्या होंगे, दूसरे वाले एलिमेंट्स होंगे, जो भी ऑर्डर पेयर होंगे रिलेशन के, उसको रेंज बोलते हैं। इसको RAN शॉर्ट लिखते हैं, रेंज आर। ठीक है, अब ये अगर कोई एग्जांपल है एक रिलेशन की, इसमें सेकंड एलिमेंट आपने देखना 2 3 3 4, इसमें यानी 2 आ गया, 3 2 बार तो एक बार लिख देंगे और 4, तो ये स्टूडेंट रेंज आर इस रिलेशन की रेंज बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आए अब देखते हैं एक्सरसाइज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बड़े ध्यान से, के फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन। ये जो नीचे अब देखो रिलेशन सब सेट है, लेकिन हम कौन से ऑर्डर पेयर लिखें उसमें, तो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे हम वो वाले लिखेंगे। यही कहता है फाइंड द रिलेशन इन ए एंड स्टेट डोमेन। रिलेशन बनाने के बाद हमने डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है हर रिलेशन की, यानी चारों की। एक तो हमने ये रिलेशन बनाने हैं, जब रिलेशंस बन जाएंगे फिर इनकी हम डोमेन भी लिखेंगे और रेंज भी लिखेंगे। आए स्टूडेंट्स देखें रिलेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अगर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो ये सारे रिलेशन कैसे बनाएंगे। तो ये रिलेशन बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं सोल्यूशन के, लिखें और नीचे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं लिखता हूँ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। देखें स्टूडेंट्स एक सेट है, अब एक सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाएं। आपने कहेंगे सर हमने तो अभी 2 सेट के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसका आंसर ये है, अगर एक सेट दिया जाए उसका अपने ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेके हम क्या बनाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट करें, ए में क्या उसने बताया हुआ है, तो स्टूडेंट्स नंबर हैं 1 2 3 4। ठीक, तो स्टूडेंट्स देखें पहले ए था, ठीक है, तो मैंने ये ए की सारी वैल्यू लिखी। देन क्रॉस था तो मैंने क्रॉस लगाया, फिर दोबारा ए आया तो मैंने ए की दोबारा वैल्यू लिख दी। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर होगा कि ये कैसे लिखते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं आए वो समझते हैं। स्टूडेंट्स बनाने का तरीका ये है कि पहले सेट का एक नंबर फिक्स कर लें। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, 1 को फिक्स कर दिया। इस 1 को तो लिखेंगे ही पहला 1, और इस बार एक बार आप 1 लिख लेंगे अगले सेट का, यानी 1 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1 के साथ। फिर इस 1 को अभी फिक्स ही रहने दें,
फिर 2 के साथ पेयर बन जाएगा। इस तरह 1 का फिर 3 के साथ पेयर बन जाएगा, फिर 1 का 4 के साथ पेयर बन जाएगा। देखो मैंने 1 लिख के बाकी चारों पॉसिबिलिटीज़ लिख ली हैं, चारों के साथ पेयर बना ली है। अब मैं क्या करता हूँ, 1 को रिमूव करके मैं 2 को फिक्स कर लेता हूँ। ऐसे ही करूँगा कि 2 का सब के साथ बारी बारी जो है ऑर्डर पेयर बनाते जाएंगे। अगर आपका ये लाइन ख़त्म हो गया, कॉमन लगा के इधर नीचे आ जाइएगा, लेकिन मैं अभी और लिख लूँ, लाइन बड़ा है मेरे वाला। तो 2 फिक्स करके हम पहले 1 लिखेंगे। 2 फिक्स करके मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 2 3 और 2 4। अब 2 को तो मैंने फिक्स कर लिया है। अब इसके बाद क्या होगा कि मैं जो है वो 3 को फिक्स कर लेता हूँ। 3 को फिक्स करके सब के साथ इसका ऑर्डर्ड पेयर बना लेता हूँ। तो इधर मैंने कॉमन लगाया है, लाइन ख़त्म होने वाली है। अब मैं यहाँ स्टार्ट लूँगा। मैं क्या करूँगा, 3 लिखूँगा और 3 के साथ एक बार 1 लिख लेता हूँ और इस तरह। तो फिर स्टूडेंट 3 के साथ 2, फिर 3 के साथ 3, 3 के साथ 4। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस 4 को फिक्स करके एक बार 4 के साथ 1, फिर 4 2, फिर 4 3, फिर 4 4। उम्मीद करता हूँ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने बड़े अच्छे से समझ लिया होगा। देखें स्टूडेंट्स, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे सबसेट बनने हैं। अगर आपने ये ही बनाने में मिस्टेक कर दी तो आगे सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम बारी बारी ये रिलेशन बनाते हैं स्टूडेंट्स। पहला रिलेशन, आए अगले पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। पहला रिलेशन है, ऐसे x, y ऑर्डर पेयर्स आने चाहिए सच दैट जिनमें y इक्वल होगा x को। देखें स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हम ऑर्डर पेयर में जो दूसरा नंबर होता है उसको y बोलते हैं। यहाँ भी देख लें, ऑर्डर पेयर में जो पहला नंबर लिखा होगा वो x और जो दूसरा लिखा होगा वो y। हमने ऐसे ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं जिसमें दूसरा पहले के बराबर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आए यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 1 लिख लिया। आप क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख के, सोल्यूशन तो खैर ऊपर लिखा ही हुआ था लेकिन मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। सोल्यूशन लिख के हम इस रिलेशन का नाम रखते हैं। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने स्टूडेंट स्मॉल और से रिप्रेजेंट किया था। मैं नाम रख देता हूँ स्मॉल और इज इक्वल टू, इसमें कैसा सेट होगा, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स x, y का ये सेट है सच दैट कि दूसरा जो होगा y वाला वो इक्वल होगा पहले x के। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, रिलेशन का नाम स्मॉल और रख लेना है। अब जाके हम, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, सब सेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। वहाँ जाते हैं, जो जो ये सेटिस्फाई करवाएंगे यानी दूसरा पहले के इक्वल आएगा वो ऑर्डर पर इधर आके लिख देते हैं। आए स्टूडेंट्स, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। अच्छा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये दूसरा 1 है, क्या ये पहले 1 के इक्वल है? तो आप कहेंगे यस सर। इस तरह 2 1 के इक्वल तो नहीं है ना, 3 1 के इक्वल तो नहीं है ना। तो फिर स्टूडेंट 2 2 इक्वल हो जाएंगे और 3 3 इक्वल हो जाएंगे और 4 4 इक्वल हो जाएंगे। ये 4 जो हैं उधर आएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, इसलिए इस रिलेशन में मैं ये चारों लिखूंगा। आए वहाँ पे जाके लिखते हैं 1 1। तो स्टूडेंट्स मैंने वही लिखा 1 1 2 2 3 3 4 4। देखें स्टूडेंट्स, ये रिलेशन तो बन गया है, लेकिन स्टेटमेंट में उसने हमको ये भी बोला था कि आप हर रिलेशन की डोमेन और साथ ही रेंज भी बताएं। इसलिए मैं अब क्या लिखता हूँ, डोमेन को DOM लिखते हैं ना, ये सेट होता है किस किस का, पहले एलिमेंट्स का। तो हम क्या देखते हैं, इस रिलेशन का पहला एलिमेंट्स देख लेते हैं सब में। ठीक है, ये सेट है, सेट के अंदर पहला 1 है, फिर पहला 2 3 4। तो ये स्टूडेंट्स 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी। तो स्टूडेंट्स डोमेन में आप देख सकते हो, पहला इधर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, पहला एलिमेंट, फिर 4 था। लेकिन जब रेंज है RAN रेंज होता है, शॉर्ट लिखते हैं। दूसरा एलिमेंट देखना है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बाय चांस दोनों ही बराबर आ गए हैं। तो यहाँ तक ये स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट का एक ही पार्ट आना है। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के बाद इस तरह ये आंसर कर देंगे। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ऐसे x, y ऑर्डर पे रहेंगे सच दैट x प्लस y। एक्चुअली स्टूडेंट्स आपकी बुक पे लिखा होगा y प्लस x, यानी y दूसरा नंबर होता है ऑर्डर पेयर का और x दूसरा पहला। इन दोनों को जमा कर दें, सम कर दें, तो जिनका आंसर 5 के बराबर आएगा
हमने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं, यानी दूसरे में पहला नंबर ऐड करो, जिनका आंसर 5 आ रहा होगा वो हमने लेने हैं। आए स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 2 मैंने लिखा है। सबसे पहले इसका नाम रखते हैं, तो हम रखते होते हैं आर। लो जी, मैंने नाम आर रख लिया। इसमें आएंगे एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट के वाई में हम एक्स को कर दें ऐड और वो आंसर इक्वल आ जाए 5 के। ओके, नाम रख लिया। आए अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो ऐसे एलिमेंट ढूंढ के आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ढूंढ के देता हूँ। देखो ये दूसरा 1 है, इसमें 1 ऐड करूँगा, आंसर 2। 5 तो नहीं ना आ रहा। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो सिलेक्टेड है। इस तरह 1 + 2 3, 2 + 2 4 और 3 + 2 5 आ गया ना 5। इस तरह 2 + 3 फिर 5। इस तरह 1 + 4 फिर 5। और मेरे ख्याल में तो यही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, यही हैं। आए यहाँ आके लिखते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स मैंने वही लिख दिए हैं आपके सामने, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 4 + 1 करेंगे 5, 3 + 2 करेंगे 5, 2 + 3 करेंगे 5, 1 + 4 करेंगे 5। अब हमें बतानी है इनकी डोमेन और रेंज। तो मैं लिखता हूँ डोमेन ऑफ आर, हम शॉर्ट लिखते होते हैं DOM, डोमेन को रिप्रेजेंट करता है आर की। और इस तरह नीचे रेंज RAN जैसे हम लिख देते होते हैं ऑफ रिलेशन आर। देखिए स्टूडेंट, जो डोमेन होती है वो होती है जो ये रिलेशन बन जाए उनमें फर्स्ट जो एलिमेंट्स है उनका सेट। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, इसमें फर्स्ट क्या है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो डोमेन क्या बन जाएगी 1 2 3 4। पहला एलिमेंट लिखना है ना 1 2 3 और 4। अब हम रेंज देख लेते हैं। रेंज में क्या होगा कि 4 3 2 1। आप कहें तो मैं रेंज करके ना लिख लूँ इनको, कि ना कि 4 3 2 1। सेट में आप आगे पीछे वैसे लिख भी सकते हो, इस तरह लिखोगे बिल्कुल गलत तो नहीं होगा, लेकिन मैं रेंज करके लिखता हूँ। 1 पहले लिख देता हूँ, 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है, हैं तो ये चारों लेकिन वो उल्टी रेंज में पड़े थे। तो ये स्टूडेंट्स था हमारे पास बाइनरी रिलेशन नंबर। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 हमारे पास। इसमें ऐसे एक्स कोमा वाई ऑर्डर पेयर्स आएंगे सच दैट कि पहला नंबर जो एक्स होगा उसमें दूसरा नंबर ऐड करें तो जो आंसर होगा वो <<5 होना चाहिए। ओके, आए हम इसको फिर लिखते हैं। ये तीसरा पार्ट हमारे पास। हम लेट कर लेते हैं ये जो रिलेशन है आर है, जिसमें क्या है कि एक्स कोमा वाई ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट कि एक्स और वाई को ऐड करें तो उसका आंसर जो है 5 से लेस रहे। ओके हो गया। अब फिर वहाँ पे जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। वहाँ जाके देखते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर हैं जिनमें पहला नंबर और दूसरा जमा करने से आंसर 5 से छोटा रहता है। आए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं। तो अगर मैं 1 + 1 करूँगा तो आंसर 5 से छोटा ही है, सिलेक्ट हो गया। ये भी 3 आंसर आएगा। ओके है, ये 4 आएगा। 5 के इक्वल का ऑप्शन देखें उसने नहीं दिया हुआ, तो इक्वल वाला भी नहीं आना चाहिए। अब ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5, तो ये हमें नहीं बल्कि उससे लेस होना चाहिए। और एक ये आ जाएगा, ये फिर 5, अगले सारे बड़े बड़े हैं, ये भी 5। तो बस ये 5 ऑर्डर पे आएंगे स्टूडेंट्स, इसमें 6 बल्कि 1 1 1 2 1 3। मैं लिखता हूँ जाके 1 1 1 2 1 3। ये तीनों लिख लिए। बाकी जाके देखते हैं हमने कौन से मेंशन किए हैं। आगे है 2 1 2 2, तो 2 1 2 2 2, 1 आगे 2, 2 और स्टूडेंट्स एक और आ रहा था 3, 1। तो इस वाले रिलेशन में स्टूडेंट्स ये ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका सम करने से आंसर 5 से छोटा आ रहा है। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डोमेन इस रिलेशन आर की और रेंज। तो स्टूडेंट्स जो डोमेन होती है वो पहला एलिमेंट, पहला देखें 1, फिर 1 है तो एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर 1 है 2 2 3, यानी 1 2 और 3 आए हैं, हमने रिपीट नहीं होने देना होता। तो पहले ऑर्डर पेयर में जो पहले एलिमेंट्स हैं उनका सेट बना दें, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उस रिलेशन की वो डोमेन है। अब रेंज के लिए हम दूसरा एलिमेंट देखेंगे। देखें यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ फिर 1 है, यहाँ 1 है। तो 1 2 और 3 है हमारे पास।
तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने रेंज भी वही लिखी 1 2 और 3। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 यहाँ से देख लीजिए, एक्स को वाई ऑर्डर पे रहेंगे सच दैट कि एक्स और वाई दोनों को ऐड करें तो आंसर 5 से बड़ा होना चाहिए। ओके हो गया। तो देखते हैं इसको स्टूडेंट्स आगे। पार्ट नंबर 4 ये था, मैंने स्टेटमेंट लिखी, इसका नाम रखा आर, और अब हम वहाँ से जाते हैं कार्टेशियन प्लेन में, वो ऑर्डर पेयर देखते हैं कि किन जिन को ऐड करें तो उनका आंसर 5 से बड़ा हो। तो स्टूडेंट्स 1 + 1 2, ये 3 बनाते हैं, ये 4 ये 5, हमने 5 नहीं बल्कि इक्वल वाला नहीं बड़े वाला, फिर ये 3 बनाते हैं, ये 4 ये 5 ये 6, ये 5 से बड़ा आंसर दे रहा है। ये 4 और ये 5 ये 6, ये सही है, ये 7 ये भी सही है, ये 5 नहीं लिखना, 6 7 8, यानी ये ऐसे ये आए हैं कुछ हमारे पास ऑर्डर पे जिनका सम करें हम पहली और दूसरी वैल्यू का तो आंसर 5 से बड़ा आता है। तो मैं लिख लेता हूँ जाके 2 4 3 3, जाके लिखते हैं 2 4 3 3, 2 4 3 3 लिख लिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3 4 4 2, तो 3 4 4 2, और ऑर्डर पेयर हैं 3 4 और 4 2 का, दो और ऑर्डर पेयर हैं वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट, 4 4 3 4 4, तो 4 3 4 4। अब स्टूडेंट्स हम डोमेन देख लेते हैं। डोमेन होता है पहला एलिमेंट, तो 2 है 3 है फिर 3 है फिर 4 है फिर 4 है फिर 4 है। आपने देखा होगा 1 नहीं आया, 2 आया 3 आया या फिर 4 आया। रिपीट बेशक हो रहे हैं लेकिन आपने नहीं होने देने। तो 2 3 4। उम्मीद करता हूँ डोमेन की आपको समझ आ गई होगी। अब मैं रेंज का कलर चेंज करके देखता हूँ, ये 4 है ये 3 है, 4 और 3 आ गया, 4 फिर आ गया, 2 भी आ गया, 4 3 2 आ गया, फिर 3 है फिर 4 है, 1 इसमें भी नहीं आया। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर में भी 1 2 3 2 3 और 4 ही आए हैं। मैं रेंज करके लिख देता हूँ, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गलत नहीं होगा। सेट लिखने में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा। देखें स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पेपर में नहीं आना बिल्कुल, लेकिन यहाँ आपने समझना है। ये देखें, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शन। कौन सा डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी फंक्शन है या नहीं, ये यस और नो में बताना है। अगर है फंक्शन तो फिर फंक्शन की टाइप्स होती हैं, 1 1 होता है, ऑन टू होता है, फिर होता है इन टू होता है, या बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। आए इनको देखते हैं। देखें स्टूडेंट्स, 1 का मैप है, फंक्शन होता है कि अगर पहले सेट का हर एलिमेंट उधर जाके यूनिक इमेज बनाए। देखें मैंने 2 लफ्ज़ बोले, हर का मतलब है सारे इमेज बनाएंगे और यूनिक का मतलब एक इमेज बनाएंगे। ऐसा अगर कोई है तो ये फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स इसमें अब देखिएगा पार्ट नंबर 1, यहाँ मैं सोल्यूशन यहाँ आंसर लिखूँगा। ये 1 का जो इमेज है ये ए के साथ भी बन रहा है, बी के साथ भी बन रहा है, यूनिक नहीं रहा, इसलिए ये बात कन्फर्म है ये फंक्शन ही नहीं है। तो आप लिखेंगे नो इट्स नॉट अ फंक्शन, नो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो इसका उम्मीद करता हूँ आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। फिगर नंबर 2 में देखिए, 1 का मैप 1 के साथ, बी का मैप 3 के साथ, सी का मैप 5 के साथ। ये स्टूडेंट्स 1 1 फंक्शन भी है। और इधर जो कोड मेन वाला है ये सारे के सारे मैपिंग में आ गए हैं, यहाँ कोई खाली नहीं रह गया। जब खाली नहीं रह गया तो ये ऑन टू भी हो जाता है। जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों सेटिस्फाई करवाता है कंडीशन, तो ये स्टूडेंट्स बन जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। हम पहले तो लिखेंगे यस ये फंक्शन है, अगर है तो उसने बोला है कौन सी टाइप, यस इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये 1 1 और ऑन टू भी है ना, तो बाइजेक्टिव फंक्शन। उम्मीद करता हूँ पार्ट नंबर फिगर नंबर 2 भी आपने समझ ली होगी। आप फिगर नंबर 3 को देखते हैं, 1 का 1 के साथ, 1 का और 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। तो ये भी स्टूडेंट सेम है सारा, ठीक है। बस ये इधर 1 2 3 आ गए, इधर ए बी सी चला गया, तो ये भी बाइजेक्टिव है। आपने वो सेम ही आपने वही लिख देनी 2 वाली। अब 4 को देखिए, 1 का मैप एक्स के साथ, एम का मैप एफ के साथ। देखें स्टूडेंट्स, अगर इधर डबल इमेज बन जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन इनको एक बनानी चाहिए आगे, और एन का जी के साथ। यहाँ आपने देखा फंक्शन तो है लेकिन टाइप कौन सी है, तो आपने देखा इधर
कोडोमेन जो सेट है उसमें एक एलिमेंट खाली रह गया है। अगर खाली रह गया जिसमें गुंजाइश है, इसमें कोई और आ सकता है, यानी इन हो सकता है, तो ये फंक्शन स्टूडेंट्स है लेकिन इनटू फंक्शन है। यस, इट इज़ अ इनटू फंक्शन, इट्स या शॉर्ट इट इज़ इसको पढ़ते हैं इनटू फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ आ गया। पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने अपने कॉन्सेप्ट इसमें देखने थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ पार्ट्स हैं। यहाँ हमें 2 फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3x + 2 अगर हो और h इंटू एक्स की वैल्यू x² + 1 हो, फिर ये इनपुट देनी है बस फंक्शन में, यानी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आएँ ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले मैं पार्ट नंबर 1 करने जा रहा हूँ। देखें, हमने g ऑफ 0 यानी यहाँ g ऑफ x लिखा हुआ था ना, x की इनपुट हमने 0 देनी है, इसलिए g फंक्शन है तो मैं g यहाँ से पहले बताऊँगा। सिंस हमारे पास जो g ऑफ x फंक्शन उसने दिया था ना, वो था हमारे पास, उसकी वैल्यू लिख लें 3x + 2। मैं लिख रहा हूँ 3x + 2, लेकिन ये g ऑफ x है, लेकिन हमें x की जगह उधर क्या पुट करना है, 0। अगर मैं इधर पुट कर रहा हूँ तो इसकी राइट साइड पे मुझे पुट करना पड़ेगा। तो 3 × 0 प्लस कर देंगे 2, तो ये स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 3 0 0 + 2। तो फाइनल हमारा जो आंसर है 0 + 2 वो 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट g × -3। ये फंक्शन g है तो मैं g फंक्शन की वैल्यू लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है, जहाँ x पड़ा होगा वहाँ -3 पुट कर देना, तो तभी बनेगा ना g × -3। और राइट साइड पे भी हम सेम वैल्यू पुट करेंगे 3 × -3। x की जगह मैंने -3 पुट किया, प्लस का 2 वैसे लिख दूंगा। और 3 3 का स्टूडेंट्स होता है 9, लेकिन माइनस जो है वो शुरू में लिख देंगे, +2। अब माइनस का 9 हो प्लस का 2 हो तो स्टूडेंट्स -7 आंसर आता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 हमारे पास g × 2/3। तो g फंक्शन था, मैंने g की वैल्यू लिखी। अब g × x ये लिखा हुआ है, लेकिन मुझे x की क्या इनपुट देनी है, डोमेन रखनी है 2/3। मैं अगर लेफ्ट साइड पे पुट कर रहा हूँ तो मैं इसकी राइट साइड पे भी 2/3 पुट करूँगा। जहाँ x पड़ा होगा तो x पड़ा था 2/3 पुट कर दिया, +2 वैसे ही आ गया। अब होगा क्या, ये 3 नीचे पड़ा है, ये ऊपर पड़ा, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 2 और प्लस अगले वाला 2। जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 4। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको तीनों पार्ट समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं h × 1 पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट h × 1 था। अब h की बात हुई है तो मैं h फंक्शन की वैल्यू इसमें लिखूंगा। मैंने वैल्यू लिख ली। अब मैंने x की जगह अगर 1 लिखूंगा तभी h × 1 बनेगा ना। तो मैंने अगर x की वैल्यू इधर 1 पुट की है तो यहाँ भी 1 पुट करूँगा। ऊपर स्क्वायर है +1। अब 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, तो 1 +1 इन 1 और 1 को ऐड करूँगा तो h × 1 की वैल्यू फाइनल जो हमारे पास आई है उसका आंसर 2 है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी क्लियर है। नेक्स्ट 5 देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 में हमने फाइंड करना है h × -4। इसलिए मैं h फंक्शन लिखूंगा जिसकी वैल्यू में दी हुई थी h × x = x² + 1। लेकिन इसी h में मैं x की जगह अगर -4 पुट करूंगा तो ये तभी बनेगा h × -4। अगर मैंने लेफ्ट साइड पे वैल्यू पुट करी है तो मैं राइट साइड पे भी x की जगह -4 पुट करूंगा। क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर है तो मैं यहाँ स्क्वायर लिख देता हूँ +1। अब स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है, सही है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और +1 16 में 1 ऐड करें तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो 17 होगा। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब लास्ट पार्ट तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 है h × -1/2। जब h फंक्शन है तो मैं h ऑफ x की वैल्यू लिखूंगा। जब g था मैंने g ऑफ x की वैल्यू लिखी। अब मुझे x की जगह क्या पुट करना है -1/2, तभी ये बनेगा हमारे पास h × -1/2। अगर मैंने लेफ्ट साइड पे वैल्यू पुट करी है तो मुझे राइट साइड पे भी करनी होगी। ये x पड़ा है मैं -1/2 पुट कर दूंगा, लेकिन ऊपर क्या है स्टूडेंट स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देता हूँ +1 एज इट इज़। अब क्या करते हैं, देखो स्टूडेंट्स माइनस का जब स्क्वायर करते हैं प्लस और 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और +1, सही है। अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम अपनी तरफ से स्टूडेंट्स 1 लगा लेते हैं, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर 4 करना है तो मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा लूँगा। 4 इधर भी, ये आपने छोटी क्लास में सीखा है, 4 इधर भी। ये नई जो वैल्यू बनेगी ये हमारे पास आ जाएगी। आप जिस तरह मर्जी एलसीएम कर लीजिए जैसे आपने सीखा हुआ है। मैं तो ये बच्चों को इस तरह करवाता हूँ। 1/4 + 1 4/4 बन जाएगा, सही है।
अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, एलसीएम लेना बड़ा आसान हो गया है। 4 को एक बार लिख लें, सही है, और ऊपर 1 + 4 कर दें। 1 प्लस जब 4 करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 5/4। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे से समझ लिया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। स्टेटमेंट पहले समझ लीजिएगा अच्छे से। कहता है गिवन दैट f(x) = ax + b + 1। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) जिसकी वैल्यू क्या होगी ax + b + 1, वेयर a और b क्या है स्टूडेंट्स, कोई कांस्टेंट नंबर है, नहीं पता ये क्या है, वही तो हमने फाइंड करने हैं। कहता है इसी फंक्शन में 3 डालो, 3 इनपुट दो, तो जो आंसर आएगा उसको 8 के इक्वल रख लेना है, पहली कंडीशन देता है। फिर कहता है अगली कंडीशन में फंक्शन में 6 डालो और जो आंसर आएगा 14 के बराबर रख लो, तो फिर a और b की वैल्यू क्या होगी। देखो उसने 3 चीज़ें बताई, एक फंक्शन की वैल्यू, फिर 2 कंडीशंस है ये पुट करनी है, वहाँ से a और b हमें मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लिखूँगा गिवन दैट, तो मुझे फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन में ये 2 कंडीशंस हैं, एक ये वाली इसको यूज़ कर लेता हूँ और एक ये वाली इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं पहली वाली कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैंने सर्कल किया हुआ है। तो मैं नीचे भी लिखूँगा यूजिंग ये कंडीशन है। ये कंडीशन है क्या स्टूडेंट्स के फंक्शन में x की जगह कितना पुट कर दूं, 3 पुट कर दूं, और इक्वल किसके रखना है 8 के। इस कंडीशन को मैं यूज़ कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा। आए अब इसको देखते हैं। ये f है, यहाँ x मैंने कितना पुट कर दिया स्टूडेंट्स 3। अब इसकी राइट साइड पे भी 3 पुट करता हूँ, a वैसे आ जाएगा, आगे x है तो x हमने कितना पुट करना था स्टूडेंट्स, तो वो आप कहेंगे 3 प्लस b आ जाएगा, सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी थी, बाकी कुछ भी नहीं, +1 भी एज इट इज़, और ये स्टूडेंट्स 8 के इक्वल आ जाएगा। इसको मैं रेंज करता हूँ, ये बन जाएगा 3a + b। और स्टूडेंट्स आपने 8 क्लास में भी देखा होगा, हम वेरिएबल एक साइड पे रखते हैं x और y, जो भी अननोन हो, और कांस्टेंट राइट साइड पे होते हैं। तो मैं इस 1 को उठाता हूँ, दूसरी साइड पे लेता हूँ, इधर प्लस का, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 3a + b, और 8 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7। यहाँ एक कंडीशन मैंने यूज़ की, तो ये एक इक्वेशन में बना देता हूँ, आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रही, इसको यहाँ पे रोक देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस दूसरी कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन मैंने यूज़ करी है, f में फंक्शन में 6 पुट करूँ x की जगह और आंसर 14 के इक्वल आना चाहिए। तो यही मैंने लिखा यूजिंग f × 6 = 14। आए इस फंक्शन ये f(x) पड़ा है ना, x कितना हमने 6 पुट करना है, तो उसकी राइट साइड में, लेफ्ट में तो पुट हो गया ना, ये देखें यहाँ x था तो हमने क्या पुट कर दिया 6। अब इसकी राइट साइड में देखते हैं, a वैसे आ जाएगा और x की वैल्यू मुझे 6 पुट करनी है, प्लस b भी वैसे आ जाएगा और +1 भी वैसे आ जाएगा, और 14 को भी एज इट इज़ लिख देंगे। ओके हो गया। इसको मैं रेंज करके लिख सकता हूँ 6a, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा पहले आता है, प्लस b, और 1 को उठा के उधर ले जाएगा, उधर पहले पड़ा है 14, और ये प्लस का 1 है, इधर आके -1 हो जाएगा। फिर मैं अगर इसको देखूं तो 6a + b और 14 - 1 करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 13। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब देखें स्टूडेंट, सब कुछ भूल जाएं, बस इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करना है, ठीक है। अगर 1 और 2 को सोल्व करें तो 2 तरीके होते हैं, हमने 8 क्लास में देखा था 2.2 एक्सरसाइज में, कि बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। लेकिन मैं एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे भी करवा रहा हूँ, आगे आप 10th में भी आएंगे वहाँ पे भी। तो एक मेथड को अपना स्टैंडर्ड मान लीजिए, ताकि बार बार मेथड ना चेंज करना पड़े। उसमें करना क्या होता है, या a के कोफिशिएंट बराबर कर लें या b के। आप पहले a में देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ a का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ a का कोफिशिएंट 6 है, तो अगर मैंने दोनों को देखना है तो ये मुझे 6 बनाना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ, क्या पता b के इक्वल पड़े हों। तो देखें स्टूडेंट्स, b के साथ नंबर नहीं है तो 1 है, और इधर भी 1 है, तो ये दोनों सेम पड़े हैं, लेकिन दोनों प्लस साइन के साथ हैं। इनको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। अब प्लस एक माइनस का होना चाहिए, तो अगर मैंने साइन चेंज करना है तो मैं दोनों इक्वेशंस को क्या करवा दूंगा, सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। इसलिए मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो वही स्टूडेंट्स मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 और 2। पहले 1 लिख लेता हूँ, जिसकी वैल्यू थी 3a + b = 7, और फिर मैं लिख लेता हूँ 6a + b = 13। लेकिन मुझे करना है सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये प्लस था, पहले माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। हम पुराने साइन जितने भी थे सब भूल जाएंगे। अब जो मैंने नए लिखे हैं
ग्रीन से वही इसके ओरिजिनल साइंस हैं। तो देखिएगा ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 3 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस का 3a आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? माइनस का 3a। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, ये प्लस का a है और ये साइन चेंज हो गया माइनस का, तो ये स्टूडेंट्स कट गया। अब 7 और -13 को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा माइनस का 6। सही है, तो इक्वल टू माइनस का 6। हम क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा 3a इज इक्वल टू 6। मैं a फाइंड करना चाहता हूँ पहले, तो 6 के नीचे इधर आके 3 डिवाइड हो जाएगा। 6 को जब 3 से डिवाइड करवाते हैं स्टूडेंट्स या कैंसिल करते हैं तो आंसर आ जाता है 2। अब ये a की वैल्यू तो आ गई है, मैं चाहता हूँ अब b की भी आ जाए, क्योंकि a और b दोनों की फाइंड करनी है ना। तो अब a की वैल्यू या 1 इक्वेशन में पुट कर दो या 2 में, जहाँ आप मर्जी पुट करें आंसर तो एक ही आएगा। तो मुझे जो ये इक्वेशन थोड़ी सी छोटी 1 में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया। आया पुट करते हैं, पहले 3 है फिर a है, तो a की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करूँगा 2। सही है, प्लस b इज इक्वल टू 7। ओके हो गया, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस b इज इक्वल टू 7। मैं थोड़ा सी इधर लिख लेता हूँ ताकि नीचे आंसर भी लिख सकें। तो b इज इक्वल टू 7 और -6 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको b की वैल्यू भी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स हमने a भी फाइंड किया, b भी फाइंड किया। आपने एक काम और करना है, एंड पे उसको दोबारा बताना है ताकि उसको पीछे ढूंढना ना पड़े। आपने लिख देना हैंस, एंड पे फाइनल फिर आंसर बता देने, हैंस a इज इक्वल टू 2 और सेमी कॉलन लगा लें या एंड लगा लें, या b इज इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके आंसर्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया, तो 2 इसी तरह के और हैं वो इंशाल्लाह आपको फ़ौरन समझ आ जाएंगे। आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास। स्टेटमेंट समझ लीजिएगा, बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा कि गिवन दैट g ऑफ x एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू ax प्लस बी प्लस 5 है। a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, नंबर हैं। कंडीशन यूज़ करनी है, g में -1 डालें तो आंसर 0 के इक्वल रखना है, और g में -2 डालें तो आंसर 10 के इक्वल रखना है। फिर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सारे का सारा क्वेश्चन सेम है। मैंने पहले गिवन दैट लिख के g ऑफ x जो भी इसकी वैल्यू थी वो मैंने लिख ली है। ठीक है, तो ये हमें पहली कंडीशन गिवन थी, फंक्शन की वैल्यू गिवन है। अब मैंने ये दोनों कंडीशन यूज़ करनी है, तो सबसे पहले मैं ये वाली कंडीशन यूज़ करता हूँ। ये मुझे क्या बताई हुई है कि g में मैं -1 पुट करूँ x की जगह, आंसर 0 आ जाएगा। तो यही मैं लिखता हूँ यूज़। लो जी, ये कंडीशन हमने यूज़ कर लेनी है। आए अगर देखें g ऑफ x था, x की जगह मैंने -1 पुट कर दिया हुआ है लेफ़्ट साइड पे। अब राइट पे पुट करने वाला रहेगा, तो मैं लिख देता हूँ a इंटू -1 x था ना, प्लस b प्लस 5 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो पहले ही दिया हुआ है। मैं रेंज करूँ तो ये आ जाएगा माइनस का a प्लस का b, ओके, प्लस का b और 5 को दूसरी तरफ ले जाएं तो -5। तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब दूसरी कंडीशन यूज़ करते हैं, वहाँ से एक और इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक लाइन लगा लेता हूँ। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स वो हमने यूज़ करनी है। वो कंडीशन हमारे पास g ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 10, यानी फंक्शन g में 2 पुट करें तो वैल्यू 10 आएगी। तो मैं यही लिखता हूँ यूजिंग, ये कंडीशन हमने यूज़ कर लेनी है, यूजिंग g ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 10। अब मैंने g की वैल्यू लेफ़्ट साइड में तो 2 पुट कर दी है, लेकिन राइट साइड जो उसकी वैल्यू है वहाँ पुट कर दें। तो पहले a आया है, a लिख दूँगा, फिर x है तो x की वैल्यू मैंने 2 पुट करनी, क्योंकि g ऑफ 2 है ना, प्लस b वैसे आ जाएगा और प्लस का 5b एज इट इज़ आ जाएगा, और इस साइड पे 10 ही रहेगा। अब ये रेंज करूँ तो 2a प्लस b प्लस 5 इज़ इक्वल टू 10। मैं नंबर सारे उधर लेना चाहता हूँ, तो 2a प्लस b, ओके, प्लस b इज़ इक्वल टू 10 माइनस 5। तो ये रेंज करके बन जाएगा 2a प्लस b और 10 माइनस 5 करें तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 5। ये हमारी बन जाएगी सेकंड वाली इक्वेशन। सही है, हमने दोनों कंडीशन से 2 इक्वेशनें बना ली जैसे पिछली बार बनाए थे। और अब इसको देख लेते हैं कि क्या करना है।
तो देखें स्टूडेंट्स, हम या तो ए के वेरिएबल्स हैं वो सेम रख लेंगे या बी के हैं वो उनको सेम बना के इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब देखिएगा कि आसानी से कौन सा हो जाएगा। अगर ए देखें तो इधर -1 है, उधर 2 है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन बी पड़ा हुआ है, लेकिन दोनों प्लस के हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस को, ताकि साइन चेंज हो जाए और हम इनको कैंसिल कर सकें। तो यही स्टूडेंट्स मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 और 2। मैं पहले 1 को देख लेता हूँ, वो लिख लेते हैं। तो -a + b = -5, मैं पहले ये लिख लेता हूँ, -a + b = -5। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई थी 2a + b = 5। ठीक है, 2a + b = 5, 2a। लो स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, लेकिन हमने करना था दोनों को सब्ट्रैक्ट साइन चेंज करता है, ये पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, माइनस का 2a हो, माइनस का 1a हो, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा माइनस का 3a, -3a आप लिखेंगे, और -5 ऐड हो के माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। सही है, तो अब जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके 10 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 10/3। उम्मीद करता हूँ आपने ए की जो वैल्यू मैंने निकाली है वो अच्छे से समझ ली होगी। तो ये स्टूडेंट्स ए का जो है हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। अब इस ए की वैल्यू या मैं 1 में पुट कर दूँ या मैं 2 में, तो मेरे पास बी आ जाएगा। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि ईज़िली कहाँ से आएगा। देखें, ए की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ बी आपको ईज़िली आ जाएगा, लेकिन यहाँ जो है वो भी सही है। आप जहाँ मर्जी पुट कर लें, बस ये है कि इधर ए की वैल्यू डायरेक्ट पुट हो जाएगी, इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, तो 1 में पुट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा। तो पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1 यही लिखेंगे ना, और सॉरी पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। आए ए की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दोबारा दिखाता हूँ, -a + b = -5, -a और a की मैं वैल्यू पुट करूँगा 10/3 + b वैसे लिख दूंगा = 5 था या -5, -5 = -5। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे b फाइंड करना है। सही है, तो मैं इस 10/3 को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, तो इधर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आए उसको उधर लेके जाते हैं। सो b = ये 10/3 इधर आया तो प्लस का हो गया 10/3, और -5 वैसे ही पड़ा रहेगा। अब आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम एलसीएम लिया था। एलसीएम में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम कर लें, इसका नहीं है तो 1 अपनी तरफ से लिखेंगे। अब दोनों का नीचे वाला सेम बनाना है। इधर 3 है तो इधर 3 करना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करवा दूँगा और इस 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा। आप जैसे करते हैं अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10/3 -5 3 15, तो -15/3। सही है, अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। आप एक बार एलसीएम में लिख लें। तो मैं क्या करूँगा, 3 को एक बार लिखूँगा, ऊपर हो जाएगा 10 - 15। अब स्टूडेंट्स माइनस की बड़ी वैल्यू है तो माइनस में आंसर आएगा ऑब्वियसली। तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 3, तो -5/3। ये जो बी का है ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक काम करना है जो मैंने आपको कहा था, एंड पे फिर आंसर लिख दें। हैंस a = 10/3, a = 10/3 और सेमी कॉलन लगा के b = -5/3। इस तरह लिखेंगे तो एग्जामिनर को पीछे ढूंढना नहीं पड़ेगा आंसर क्या है, लेकिन वो भी हमने बॉक्स पैक किया है, वहाँ से भी देखे तो उसको समझ आ जाए। तो ये होती है प्रेजेंटेशन। ठीक है, इन बातों को आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं। अच्छा, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन थे दोनों, अब ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कंसीडर द फंक्शन डिफाइन बाय, एक फंक्शन डिफाइन है जिसकी वैल्यू है f(x) = 5x + 1, और कहता है अगर f(x) की वैल्यू 32 के इक्वल हो तो फिर x क्या होगा। अब हमने x फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मुझे जो वैल्यू दी हुई थी गिवन दैट f(x) = 5x + 1 था, और एक और चीज़ साथ ही बताई हुई थी कि f(x) = 32 है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ, ये जो पहली कंडीशन उसने दी है,
ये दूसरी दी इसको 2 कह दूँ तो देखें स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखें, इनकी लेफ़्ट साइड बराबर है, वो भी एफ ऑफ एक्स है, ये भी एफ ऑफ एक्स है, तो फिर राइट साइड भी बराबर कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि जब लेफ़्ट साइड बराबर है तो फिर राइट साइड भी बराबर ही होगी ना, ज़ाहिर बात है। तो दोनों को कंपेयर करके राइट साइड बराबर कर लेनी, वहाँ से हम एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। कंपेयर का मतलब मुआवजा करना, मुकाबला करना, इक्वेट करना, इक्वल रखना। तो जब लेफ़्ट साइड इक्वल है राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब है 5x + 1 ये इक्वल हो जाएगा 32 के। लो जी, यहाँ से x फाइंड करना बड़ा ही आसान है। हम क्या करते हैं, x वाली वैल्यू एक साइड पर रख लेते हैं और प्लस का जो 1 है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो 5x = 32 वैसे लिखेंगे, और जो उधर से हमने 1 उठाया था प्लस का, इधर आके -1 हो जाएगा। तो 5x = 32 में से 1 माइनस करोगे 31 आ जाएगा। और ये जो 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यही x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। यही आपका फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट्स इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लीजिएगा। कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन कंसीडर करना जिसकी वैल्यू है cx² + d। ओके, ये फंक्शन की वैल्यू दी हुई है जहाँ c और d क्या है, कांस्टेंट नंबर्स हैं। पहली कंडीशन है, ये उन्हीं क्वेश्चन जैसा है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करे थे। फंक्शन में 1 डालें 6 के इक्वल रखना है, फंक्शन में -2 डालें 10 के इक्वल रखना है, और फिर c और d की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। सही है, उम्मीद करता हूँ ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो गिवन दैट वो फंक्शन है उसकी वैल्यू पहले लिख लो। अब हमने पहले इस कंडीशन को यूज़ करना है। ये कंडीशन हमारे पास कि फंक्शन में अगर मैं 1 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर 6 आएगा। इस कंडीशन को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये देखें x था ना, f ऑफ x, मैंने f ऑफ 1 यानी इधर तो पुट कर लिया, अब राइट साइड पे पुट होने वाला रह गया। तो पहले मैं c लिखता हूँ, फिर x आ गया, x की जगह हमने 1 करना है, और x के ऊपर स्केयर था तो 1 के ऊपर स्केयर कर देते हैं, और प्लस d वो वैसे लिख देंगे प्लस d, और राइट साइड पे था = 6, तो मैं 6 के इक्वल रख लेता हूँ। देखो स्टूडेंट्स 1 का स्केयर भी 1 ही होता है ना, तो वैसे लिख देंगे प्लस d, और ये बराबर आ जाएगा 6 के। तो c1 = c1, जिस नंबर से मर्जी मल्टीप्लाई करा लो वही आंसर। तो c + d = 6। मैंने पहली इक्वेशन यूज़ करी है, यहाँ से मुझे ये आंसर मिला है सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो मैं इसको बोल देता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इस तरह आपने एक कंडीशन को यूज़ करके इक्वेशन बना लेनी है। अब हम दूसरी को देखते हैं। अब स्टूडेंट सेकंड हमारे पास कंडीशन थी f × -2 = 10। हम क्या करते हैं, हमने x की जगह -2 तो पुट कर लिया, ये देखें। अब राइट साइड पे रह गया पुट करने वाला। तो c × x था, तो x हमने कितना पुट करना स्टूडेंट्स, -2। उस x के ऊपर जो देखेंगे वो स्केयर है, प्लस d आ जाएगा, और = 10 हम कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, -2 का जब स्केयर करोगे स्टूडेंट्स ये +4 आंसर आपको देगा। c × +4 + d = 10 आप लिख देंगे, और अगर इसको रेंज करें तो ये 4 टाइम्स c यानी 4c + d = 10। तो ये स्टूडेंट्स दूसरी कंडीशन को यूज़ करके हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन बन गई है। इसको हम लिख देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। सही है। अब हम देखते हैं कि कौन सा कोफिशिएंट इसका इक्वल पड़ा है या इक्वल करना पड़ेगा। तो देखें स्टूडेंट्स पहले c का देख लें। सही है, इधर c का कोफिशिएंट है 1, ना हो तो 1 होता है ना, लेकिन इधर 4 है तो मसला है। लेकिन d में आप देखेंगे तो इधर भी 1d है, यानी सिर्फ सिंपल d है, इधर भी d है। लेकिन अगर मैं साइन देखूँ तो वो इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का है। तो मुझे ये कैंसिल करने के लिए एक साइन तो चेंज करना है ना। वो चेंज कब होता है, जब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ स्पेस थोड़ी सी कम है, समझ तो आ गई होगी ना। ये तीसरा कंसेक्टिव क्वेश्चन ऐसे चल रहा है। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर आप इक्वेशन 1 देखें तो वो है c + d = 6। यही मैं लिखूँगा c + d = 6, ये लिख लिया। अब सेकंड इक्वेशन देखिएगा, यहाँ हमने दूसरी कंडीशन को यूज़ करके बनाई थी 4c + d = 10। तो आप लिखेंगे 4c + d = 10। सही है। तो ये हमारे पास, अब हमने करना था इनको सब्ट्रैक्ट। उसमें क्या होता है कि साइंस चेंज होते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस
और ये भी माइनस। अब स्टूडेंट्स हम इनको ऐड कर लेते हैं। माइनस का 4 हो प्लस का 1c हो तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये -3c आएगा। सही है, तो -3c। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये है प्लस का d और ये है माइनस का d, ये कट जाएंगे एक दूसरे से। और ये माइनस का 10 है प्लस का 6 है, तो माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा और वो भी आएगा 4। सही है, तो -4 आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस से कट जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा 3c = 4। और c के लिए 3 को उधर जाके डिवाइड करवा देंगे, ये आ जाएगा 4/3। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब फेरी वाला आ गया तो मैं 1 मिनट वेट कर लूँ। तो अब ये जो c की वैल्यू आ गई है, इसको या तो हम 1 में पुट कर लेते हैं या 2 में। लेकिन अगर आप गौर करें d फाइंड करना है, यहाँ आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ 4c है, यहाँ पे c है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी, इसलिए हम 1 में पुट कर देते हैं। ये है c + d = 6। c + d = 6 है, तो मैं c की वैल्यू पहले पुट कर दूंगा जो कि है 4/3। ये c था, फिर प्लस d है तो मैं d लिख दूंगा = 6। ये दोबारा देख लें, c + d = 6 था ना, तो c की जगह c वैल्यू आ गई, प्लस d = 6 आ गया। मुझे d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं ये जो प्लस का इधर 4/3 है इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 4/3 हो जाएगा। अब मुझे जस्ट इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हम पिछले क्वेश्चन में भी ले चुके हैं, जिस नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता हम अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए ये मुझे 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 3 से इधर भी करवा दें, ये छोटा सा लिख दें, अगर आपको डायरेक्ट आता तो भी ठीक है, ये भी 3 है। तो अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 3 6 या 6 3 हमारे पास होता है 18, ओके। और 3 1 3 और नीचे 4/3 आप लिख देंगे। सही है, तो अब 3 डिनोमिनेटर सेम हो गया है, एक बार लिख दें, ये मैंने एक बार 3 लिख दिया और 18 - 4 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। तो 14/3 आ जाएगा डी का आंसर। तो d = 14/3। तो ये था हमारा डी का फाइनल आंसर। और हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं, तो एंड पे हम रिज़ल्ट लिख देते हैं। मैंने आपको बताया है कि आप एंड पे ज़रूर मेंशन किया करें ताकि एग्ज़ामिनर को पीछे ना देखना पड़े, वो आपका डायरेक्ट इधर एंड पे आंसर देखे। तो हम लिख देंगे हैंस c = 4/3 और एंड लगा दें या सेमी कोलन लगा के डी का लिख दें, वो है 14/3। तो ये था स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।